नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग 22 नवंबर 2021 का जो यूजीसी में प्रश्न पत्र आया था पेपर 1 का, उसको देख रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर के हैं नेट में आए हुए, वो हम लोगों ने उसके वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसके ज़रिए इसको देख सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हम वीडियो बना चुके हैं उनको आप देख सकें और आगामी जो भी वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अगर आप भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर के पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो उनको भी हम लोग उनके वीडियो बनाए हैं, आधुनिक भारत के मध्यकालीन और प्राचीन भारत से संबंधित। तो उनको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। तो आइए ये हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो उनको हम लोग स्किप कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स का ये केवल शिक्षण एवं वृत्ति से रिलेटेड है। मैथ्स का एक अलग सेगमेंट हो जाता है, तो इनको ही देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो ये शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को माना गया है। क्या होता है इसमें? सी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या होता है कि अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण है। ध्यातव्य है कि शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण एक ऐसा व्यवहार है जो यह दर्शाता है कि शिक्षक शिक्षण के कार्य हेतु कितना समय देता है। अगला है, निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियों को चिन्हित कीजिए। ध्यानाकर्षण अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना, बिल्कुल। और क्या है इसमें? अप्रत्यक्ष शिक्षण, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा पहला। इसमें क्या होगा? उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, तो ये हो जाएगा। सुस्पष्टीकर सौधारण प्रतिपादन और अभ्यास नहीं, ये प्रत्यक्ष में आएगा। युग्मन सम्मिलित तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, ये अप्रत्यक्ष में आ जाएगा। और विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी किस में आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा अप्रत्यक्ष में। तो बी डी ई, ठीक है। क्या है इसमें? अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियों के अंतर्गत एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के तहत छात्र तथ्यों का निरीक्षण, जांच एवं निष्कर्ष निर्गत करते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत प्रवक्ता प्रत्यक्ष तौर पर निर्देश देने के बजाय छात्र के लिए एक समर्थक की भूमिका में होता है। अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियों के तहत निम्नलिखित कार्यनीतियाँ आती हैं: उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव से संदर्भ लेने हेतु प्रोत्साहित करना, अवधारणात्मक समझ को विकसित करना, छात्रों को स्व प्रेरणा की भावना से जागृत करना, समूह चर्चा को बढ़ावा देना, छात्रों के विचारों को प्रेरित करना। अगला है शिक्षण प्रणालियाँ और कार्यान्वीकरण दिया है। तो अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन और मतारोपण। तो मतारोपण क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण हो जाएगा। और प्रशिक्षण क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास हो जाएगा। और अनुबंधन, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। तो अनुबंधन क्या हो जाएगा? शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सहचारी प्रस्तुति अनुबंधन हो जाएगा। और बाकी अनुदेशन क्या हो जाएगा? सक्रिय आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। अनुदेशन विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान हो जाएगा, सही है। प्रशिक्षण जो होगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद अनुबंधन क्या हो जाएगा? शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सहचारी प्रस्तुति। और मतारोपण तो बता ही चुके हैं कि विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। तो ये कौन सा? सी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें? अनुदेशन मॉडल के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रति विचारों का सक्रिय आदान प्रदान किया जाता है। एक प्रभावी अनुदेश मॉडल अधिगम सिद्धांतों पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण मॉडल के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को अभ्यास के जरिए परंपरागत पारंगत बनाने का कार्य करता है। अनुबंधन मॉडल के अंतर्गत शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सहचारी प्रस्तुति की जाती है। अनुबंधन मॉडल
कंडीशनिंग आपके चारों ओर के परिवेश के माध्यम से सीखे गई प्रवृत्तियों का द्योतक है। उदाहरणतः यदि कोई पिता बाइक चलाने के लिए सदैव हेलमेट का इस्तेमाल करेगा तो उसका बेटा भी कमोबेश यही करेगा। मतारोपण मॉडल के अंतर्गत शिक्षक अपने आरोपण का विचारों का सीधा आरोपण विद्यार्थी पर करता है। ठीक है। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, क्या है ये दोनों सही है। इसमें क्या है जो विकल्प आधारित, तो ये यूजीसी में 2015-16 में हुआ था। क्या था इसमें? कंप्यूटर आधारित परीक्षण में आकलन प्रक्रिया में निश्चित तौर पर वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कंप्यूटर किसी भी पाठ्य का मूल्यांकन करने हेतु पहले से किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होते, इसलिए वे अधिक वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं। आधा कथन एक सत्य है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का एक शैक्षिक मॉडल है जो मॉडल छात्रों को उनकी पसंद का विषय चुनने का अवसर प्रदान करता है। यह भारत में यूजीसी द्वारा वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। अगला है कथन है शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। और कारण है शिक्षण परिणामों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुदेशन लक्ष्यों के अनुरूप बनाने में प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या कथन एक तो सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्या है इसमें? शिक्षण सहायता प्रणाली, तो इसका ए हो जाएगा। क्या है? शिक्षण सहायता प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक को पढ़ाना, प्रशिक्षित करना, उनको तकनीक में सुसंगत बनाना होता है। ठीक है, जिसमें वे छात्रों को उन्नत मानव संसाधन के रूप में अधिकतम इस्तेमाल कर सकें, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण सहायता प्रणाली से अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती है। ध्यातव्य की शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों को अनुरूप बनाने हेतु प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला है आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों से आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? तो ये प्रयोगात्मक प्रणाली में होता है। इसमें दोनों जो स्वतंत्र चर होते हैं उसमें हेरफेर किया जा सकता है। क्या होता है इसमें? दो होते हैं। अच्छा सुनिए, इसमें क्या है? अनुसंधान व्यवस्थित अन्वेषण की एक प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संग्रहण, महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेजीकरण और शैक्षिक विषयों द्वारा संबंधित तथ्यों का विश्लेषण शामिल है। प्रायोगिक अनुसंधान में दो प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है, एक आश्रित चर, दूसरा स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर एक ऐसा प्रयोगात्मक चर है जिसमें हेरफेर किया जा सकता है। अगला है अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पाद से। तो सेकंड है तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन में समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है, पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए एंड सी। अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। मतलब परिणामों उत्पादों से नहीं है, प्रक्रिया से भी है। और अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? आगमनात्मक अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान में शोधकर्ता विशिष्ट मामलों से अनुभवजन्य आंकड़े एकत्रित करता है ताकि वह शोध के परिणामों का सामान्यीकरण कर सके। अनुभवजन्य अनुसंधान मात्रात्मक एवं गुणात्मक डेटा एकत्रित करने के तरीकों का उपयोग करता है, जिसमें सर्वेक्षण, प्रयोग और अवलोकन के तरीके शामिल हो सकते हैं। इंद्रानुभविक आगमनात्मक अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से है। पूर्ण संदर्भयुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है, अतः यह अनुसंधान की एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें प्रतिदर्श प्रणाली और शामिल कार्यविधि लिखी है। तो सामान्य यादृक्ष प्रतिदर्श, स्तरीकृत यादृक्ष प्रतिदर्श और क्लस्टर प्रतिदर्श और स्नोबॉल प्रतिदर्श। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें देखियो, इसमें स्नोबॉल प्रतिदर्श में क्या हो जाएगा? प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इस क्रम में चलती रहती है स्नोबॉल में। और क्या होता है? इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। ये क्लस्टर में होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये एक ही में है। चलिए देखो, इसी में आंसर मिल गया हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा
सॉरी, बी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें क्या है, ए का 4 हो जाएगा। ए क्या है, सामान्य यादृक्ष प्रतिरस। ये क्या हो, इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है, ठीक है, सामान्य यादृक्ष प्रतिरस में। और स्तरीकृत यादृक्ष प्रतिरस में क्या होता है, ये होता है इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। क्लस्टर प्रतिरस में क्या होगा, नहीं सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग, गलत पढ़ लिया मैंने। स्तरीकृत यादृक्ष प्रतिरस में क्या होगा, इकाइयों का चयन परिभाषित समूह स्तरों से, स्तरीकृत मतलब स्तरों से यादृक्ष रूप में किया जाता है। और क्लस्टर में इकाइयों के चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर। क्या है इसमें, ये सामान्य यादृक्ष प्रतिदर्श में परिमित समष्टि में से इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान एवं स्वतंत्र अवसर देकर दिया जाता है। इस तरीके का यादृक्ष प्रतिदर्श जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, उसमें क्या होता है, कुछ मामलों में प्रतिदर्श जनसंख्या समरूप नहीं होते हैं। इस स्थिति में जनसंख्या को विशेष गुण के आधार पर समरूप समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसे स्ट्रेटा या स्तर कहते हैं। प्रत्येक स्तर से इकाइयों का चयन यादृक्ष रूप से कर लिया जाता है। और क्लस्टर प्रतिदर्श में क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लस्टर का उपयोग तब किया जाता है जब अध्ययन के तहत जनसंख्या अनंत होती है और वहाँ जहाँ जनसंख्या की इकाइयों की सूची का अस्तित्व नहीं होता है, जब इकाइयों का भौगोलिक वितरण बिखरा हुआ होता है या कई प्रशासनिक कारणों से व्यक्तिगत इकाइयों का नमूना लेना सुविधाजनक नहीं होता है। इसमें इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। स्नोबॉल प्रतिदर्श में क्या होता है, इस प्रतिदर्श विधि में प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचनादाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। कथन है, अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानता प्रदत्त परिस्थिति के संवर्धन हेतु करता है। व्यवहारिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। तो दोनों सही है, ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसमें क्या है, अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान एक ऐसा शोध मॉडल है जिसका उद्देश्य दिन प्रतिदिन के कामकाज में नियोजित हस्तक्षेप के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह या संस्था की व्यवहारिक समस्याओं को हल करना है। इसका प्रयोग प्रधानता प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। ध्यातव्य है कि व्यवहारिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य से अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, विद्यालय परिसर के विभिन्न अवसंरचनात्मक घटकों की कार्य दशाओं में सुधार करना, कक्षाओं में अपने स्वयं के शिक्षण अभ्यासों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करना, शिक्षकों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। कथन है, शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संबंधीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है, बिल्कुल है। और इस प्रक्रिया से अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। नहीं, इससे आचार नीति का नहीं है, नैतिक है। क्या है इसमें, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक शोध प्रबंध किसी भी शोध छात्र के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि होती है। इस दस्तावेज को तैयार करने में सामान्यतः उच्च कौशल एवं शैक्षणिक क्षमता की आवश्यकता होती है। एक शोध प्रबंध के अंतर्गत एक शीर्षक, पृष्ठ, एक सार एवं शोध सामग्री की तालिका होती है जिसमें विभिन्न अध्ययन सम्मिलित होते हैं। शोध प्रबंध के अंतर्गत एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। ध्यातव्य के संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। ध्यातव्य है कि संदर्भीकरण की प्रक्रिया से अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है। अनुसंधान नैतिकता में अनुसंधान गतिविधियों के लिए मौलिक नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग शामिल होता है, ठीक है। उसमें आचार संहिता का था, जो कि नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है, तो ये अस्वस्थता होगी, क्योंकि अस्वस्थता फिजियोलॉजिकल में आएगा। बाकी सांस्कृतिक भिन्नता, शब्दाडंबर, अनुवादान नहीं आएंगे। इसमें क्या है, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के बीच संचार की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं जिससे संदेश अपना मूल स्वरूप खो देता है। इसे ही संचार अवरोध कहते हैं। संचार में बाधा उत्पन्न होने से कभी कभी भेजे गए संदेश का अर्थ ही पूर्ण रूप से बदल जाता है, जिससे परिणाम अत्यंत अनर्थकारी या भयंकर होते हैं। संचार में भौतिक अवरोध वे अवरोध होते हैं जो दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं अथवा पर्यावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। भौतिक अवरोध के अंतर्गत वर्क प्लेस आर्किटेक्चर, दूरी, समय, चारों तरफ का वातावरण, शोरगुल, तकनीकी बाधा आदि आते हैं। जबकि अस्वस्थता संदेश प्राप्तकर्ता की शारीरिक क्षमता से संबद्ध है, अतः यह संचार की शारीरिक बाधा फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आती है। अनवधान
इनअटेंशन संचार की मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत आता है, जबकि शब्दाडंबर संचार के रोमांटिक एवं भाषा बाधा सिमेटिक एंड लैंग्वेज बैरियर के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक भिन्नता संचार की सामाजिक सांस्कृतिक बाधा सोशियो कल्चरल बैरियर के अंतर्गत आती है। अतः अस्वस्थता संचार के शारीरिक बाधा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहबद्धता और विश्लेषण, तो ये चिंतन में आता है। जहाँ पे भी सृजन होगा और विश्लेषण होगा तो ये तो चिंतन में आएगा ही, और सह संबद्धता भी आ जाएगा। इसमें क्या होता है, स्किल वह क्षमता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी कार्य को सक्षम तरीके से गुणवत्ता युक्त एवं मानवोपयोगी बनाता है। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सह संबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन चिंतन कौशल कहलाता है। अगला है संचार की आवश्यकता क्यों है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, बिल्कुल। प्रसन्नता हेतु, नहीं। संदेश की संप्रेषणीयता हेतु, बिल्कुल। अनुभव साझा करने हेतु, परंपराओं के अनुभव साझा करने हेतु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ACD, ठीक है। क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, C हो जाएगा और D हो जाएगा। क्या है इसमें, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाएं दूसरों तक पहुंचाता है। आधुनिक संचार व्यवस्था के युग में विश्व सिमटता हुआ प्रतीत होता है। संचार की आवश्यकता सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, संदेश की संप्रेषणीयता हेतु तथा अनुभव साझा करने हेतु होती है। संचार के कारण ही समाज या संगठन में गतिशीलता एवं जीवंत वातावरण बना रहता है। अतः संचार समाज एवं प्रशासनिक संगठनों की रक्तधारा है। संचार के प्रकारों कृत प्रकार दिए गए हैं। जनसंचार, अंतःव्यक्तिक संचार, समूह संचार और अंतर्व्यक्तिक संचार। तो अंतःव्यक्तिक संचार क्या हो जाएगा, स्वयं के साथ संचार हेतु किया जाता है, ठीक है। तो बी का तो 3 हो जाएगा, ठीक है। समूह संचार क्या हो जाएगा, कक्षा शिक्षण हो जाएगा। इसके बाद अंतर्व्यक्तिक में क्या हो जाएगा, मशीनी संदेश हेतु और नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, रुकिए। वन मिनट, ये चीज़ ये नहीं था, देखिए इसमें क्या था, इसमें जो अंतःव्यक्तिक संचार है ये तो स्वयं के साथ संचार हेतु आ जाएगा। समूह संचार कक्षा शिक्षण में आएगा, जबकि जो अंतर्व्यक्तिक संचार होगा ये गलियारा चर्चा में आएगा, और जन संचार होगा मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु, ठीक है। तो A का 4 होगा, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, A हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसका A हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्या है इसमें, जो जनसंचार के अंतर्गत मशीनी संदेश संप्रेषण आता है, इसके अंतर्गत ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये क्या आएगा, संदेश संप्रेषण आता है। ये क्या होता है, मशीनी संदेश संप्रेषण होता है ना। स्वयं के साथ संचार में अंतःव्यक्तिक संचार आता है। कक्षा शिक्षण समूह संचार के अंतर्गत आता है। अंतर्व्यक्तिक संचार वह संचार प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संचारक द्वारा प्रेषित संवाद प्रापक तक सीधे पहुंचाया जाता है, ठीक है। गलियारा चर्चा अंतर्व्यक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। अगला है, अगर कोई व्यक्ति अपने बालों में से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। असामान्य चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं, तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। वायरल, यही तो होता है। इसमें क्या है, दैनिक जीवन में कोई भी आश्चर्यजनक गतिविधि समाचार बन जाती है, जैसे बालों या दांत से ट्रक का खींचना, बहुत ऊंचाई से कूदना, आग से सुरक्षित बच जाना, असामान्य गतिविधियां समाचार बन जाती है, क्योंकि वे अपनी प्रकृति में क्या होती हैं, सनसनीखेज होती हैं। अब इसके बाद ये क्या है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद ICT और पर्यावरण से रिलेटेड है, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों से ये है कि ये मैथ के क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैन तो इनका भी होता है ना, इनसे सॉलिड नंबर मिलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगामी जो भी हम लोग वीडियो बनाएं वो आप तक मिल सके, नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए, धन्यवाद।